प्यारे बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज यह बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर मैं समाप्त करूंगा आपके साथ साथ। आज आप ध्यान से देखेंगे। यह दो पार्ट में इसलिए लाया हूं कि आपको बोरिंग महसूस ना हो। छोटा छोटा पढ़ के आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्या था, इसके पिछले वीडियो क्लास में हमने बताया था कि देखिए चैप्टर 2 में श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। दूसरा चीज बताए थे, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर बताए थे। इसको बहुत ही अच्छा से आप लोगों ने देखा और समझा भी, समझ गए। तो और हम अब पढ़ेंगे मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करेंगे। मानव में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होता है उसका पूरा सचित्र वर्णन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से प्रमुख अंग के नाम लिखेंगे, श्वसन तंत्र है उसके बारे में देखेंगे। भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। देखिए हम आपको बताए थे, क्या बताए थे पिछले वीडियो में। जो बच्चा नहीं देखेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके यूट्यूब में जाइएगा तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया आपको सुविधा के अनुसार। और 1 to 1 मैथ में भी आपका 1 से 4 तक चैप्टर समाप्त हो चुका है। और यह भी बायोलॉजी आपका शुरुआती से, ये इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट एक जगह मिलेगा। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सेव कर लीजिए, प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहिए, समझ गए। और आराम से आप पढ़ सकते हैं बिना कोई प्रचार का, समझ गए। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको बताए थे ग्लूकोज C6H12O6 में यदि ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, प्लस ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। यही बताए थे पहली क्लास में, यही लिखा हुआ है। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ में जब ऑक्सीजन मिलती है तो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन का परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ये पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का, समझ गए। 5 नंबर का तो कन्फर्म है, समझ गए। 5 ही नंबर वाला ये सवाल है। तो आपको लिखना होगा श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग भाग लेते हैं। क्या होता है, कौन कौन अंग होता है। देखिए श्वसन अंग का सबसे पहले आपका नाक भाग लेता है। नाक भाग लेता है जिसको हम नासा गुहा कहते हैं। देखिए नाक है ये मनुष्य का, यह है नासा गुहा। यह क्या है, नासा गुहा है, जो कि श्वसन तंत्र का सबसे पहला अंग है। देखिए एक अंग है, ये हम जो लिख रहे हैं यहाँ घस रहे हैं, यह देखेंगे। यह श्वसन अंग में क्या होता है, इसमें 2 छिद्र होता है। यहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, मतलब शुरुआती अंग होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नसा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। नसा गुहा या नाक के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स में लिख देंगे कि नाक जो है श्वसन तंत्र का सबसे शुरुआती अंग है, जिसमें 2 छिद्र होता है। छिद्र की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हवा को शरीर के अंदर लेते हैं। और नसा गुहा यानी नाक के दीवार पर जो है ना कुछ चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है, जिसमें धूल कण चिपक जाता है, हानिकारक को अंदर नहीं जाने देता है। और बाल आपके नाक में क्यों है, क्योंकि वह धूल कण को भी रोकता है। इतना अगर लिख दे रहे हैं अपना मन से तो बहुत है, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और हम सरल भाषा में बता ही रहे हैं। तो देखिए मानव में श्वसन क्रिया क्या सचित्र वर्णन कहेगा, तो सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो थोड़ा सा परिभाषा लिख दीजिएगा। और परिभाषा लिखने के बाद लिखिएगा श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित है, जिसमें से पहला अंग क्या है, नाक। ऐसा थोड़ा सा बना दीजिएगा। ऐसा ये बाहरी वाला भाग नहीं बनाइएगा, यह जो देख रहे हैं ना ये फेफड़ा, बस इतने बनाना है आपको। और इसमें 2-4 चीज लिख दीजिएगा। पहला ही नाक के बारे में लिखिएगा नासा गुहा, नाक के बारे में लिखिएगा नासा गुहा, 2-3 वो लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगा। नासा गुहा के बारे में लिखिएगा कि यह एक प्रारंभिक यानी शुरुआती अंग होता है, जिसमें 2 छिद्र होता है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। और नसा गुहा के दीवार पर बाल पाया जाता है, अंदर में आपके बाल होगा, जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे। अब दूसरा चीज उसमें होता है ग्रसनी। आप कहिएगा सर ग्रसनी क्या है। देखिए नसा गुहा के आगे घुमावदार
संरचना को हम ग्रसनी कहते हैं। देखिए नसा गुहा के जो आगे है ना, ये नाक है, नाक से जो घुमावदार रास्ता देख रहे हैं जहां पर कलम चल रहा है, यह देखिए ये घुमावदार रास्ते को क्या कहते हैं, ग्रसनी। आप ऐसे करके ग्रसनी इसको लिख सकते हैं। नसा गुहा, देखिए नसा गुहा मतलब नाक, नाक के आगे जो घुमावदार रास्ते हैं इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रसनी। इसको कह दीजिए नाक या नसा गुहा का। ज्यादा इतना वर्णन नहीं करना है आपको, 3-4 ही वर्णन करना है और यहाँ से ऐसे फेफड़ा बना देना है, बस हो गया। नसा गुहा का बात समझ में आ गया। अब ये स्वर नली, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। स्वर नली फेरिक्स के पीछे और देखिए चौड़ी नली के रूप में खुलता है, जिससे स्वर नली कहा जाता है। देखिए स्वर नली इतना नहीं लिखना है, यह जो है स्वर नली, यह ग्रसनी के जो नीचे है ना, यही स्वर नली है। ये क्या है, स्वर नली है, यहाँ है स्वर नली कहते हैं। आप स्वर नली में इतना भी लिख दे रहे हैं, स्वर नली आवाज का केंद्र बिंदु है, स्वर नली से ही आवाज निकलता है। देखते हैं कोई कहता है कि भैया हमारा गला खराब हो गया, कोई कहता है आवाज खराब हो गया, नहीं, इसका मतलब है गला से ही आवाज निकलता है। यह जो गला है, इसी जो पाइप है, इसीलिए इसको नली कहते हैं, इसको स्वर नली कहते हैं। यहीं से आपका आवाज का केंद्र बिंदु है। तो स्वर नली के बारे में लिखिएगा, स्वर नली में ही आवाज का केंद्र बिंदु है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ध्यान से कुछ और लिख दीजिएगा, इससे आवाज का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो बता दिए, फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लेरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहते हैं, समझिए, उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे इपोग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसे क्या कहते हैं, इपोग्लोटिस कहते हैं। यह हम आपको पहला चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जिसका कार्य होता है भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना। इपोग्लोटिस का काम क्या होता है, देखिए यहाँ हम बोले थे, यहाँ इपोग्लोटिस लगा हुआ रहता है। आप भोजन करते हैं तो श्वास नली को बंद कर लेता है, और जब सांस भोजन करना बंद कर देते हैं तो श्वास नली को खोल देता है, जिससे आपका श्वास नली में भोजन नहीं जाता है। यदि यही अगर जल्दी में अगर खाना खाइएगा तो भोजन नली में न जाकर श्वास नली में आ जाएगा तो आपको हिचकी आ जाता है, कहते हैं कि कोई चिंता करता है, और वही पानी पीते हैं फिर ठीक हो जाता है, यही कारण है। आगे आइए, इसमें स्वर नली के बारे में आपको ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए 4-5 टॉपिक ही लिखना है, तो ज्यादा आपको नहीं लिखना, 4 ही टॉपिक है। उसके बाद लास्ट होता है ब्रोकाई। ब्रोकाई क्या होता है हम आपको बताएं, यहाँ जहां से यहाँ देखिए 2 भाग में बंटता है, यह आपको बताते हैं। यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं इसको, हाँ देखिए यहाँ से ब्रोकाई इसको कहते हैं, या जो हम कलम चला रहे हैं यहाँ से 2 भाग में चल जाता है हवा। देखिए इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, इसी स्थान को हम ब्रोकाई कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्रोकाई। याद रखेंगे, आप इतना लिख देंगे और ये छोटा सा फिगर जो हम घेर रहे हैं इतना बना देंगे तो आपका 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। ब्रोकाई में क्या है, स्वर नली बक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। स्वर नली जो है बक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। यह जो स्वर नली है ये बक्ष गुहा है, बक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में जहां वितरण होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। और एक फेफड़ा में होता है, और इसमें होगा, और यहाँ में एक जगह पर क्या होगा, और इसमें क्या होता है, एक फेफड़ा होता है। ब्रोकाई के बाद क्या हो जाता है, 2 फेफड़ा होता है, समझ गए। यह अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत, उसे ब्रोकाई कहते हैं, बस हो गया। अब देखिए ये आपका पाचन क्रिया से भी बहुत आसान, पाचन तंत्र से बहुत आसान है। आप लिख सकते हैं कि मानव श्वसन क्रिया की सचित्र वर्णन करे, तो थोड़ा सा चित्र बना दीजिएगा। चित्र बनाने के बाद ही लिखिएगा, भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण करने की विधि या प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब मन होगा तो यह भी लिख सकते हैं समीकरण, और सुंदर हो जाएगा। और उसके बाद श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग में लिखिए, नसा गुहा। नसा गुहा में 2 छिद्र होता है, जिसकी सहायता हम हवा को अंदर लेते हैं, और नसा गुहा के दीवार पर एक वाल्व पाया जाता है, जिसमें हानिकारक पदार्थ हमको जाने से अंदर रोकता है। ग्रसनली किसे कहते हैं, नसा गुहा के घुमावदार संरचना को, नसा गुहा के आगे जो है, नाक के आगे जो है घुमावदार संरचना, उसे ग्रसनी कहते हैं। स्वर नली किसे कहते हैं, इसे आवाज बिंदु कहते हैं, जो ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर नली किसे कहेंगे, ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। उसी में इपोग्लोटिस रहता है, जिसमें ढक्कन का काम करता है। स्वर नली को स्वर में हवा में जाने देता है, खाना भोज्य पदार्थ को
भोज्य पदार्थ पर जाने देता है। समझ गए, यह भी याद रखिएगा। और ब्रोकाई के बारे में रखिएगा। स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में जहां वितरण होता है, विभाजित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। अब आगे देखिए, जब मानव के बारे में समझ लिए तो कुछ जीव के बारे में भी समझ लीजिए कि कौन कौन सी जीव में कैसी शोषण होता है। देखिए, मानव में शोषण फेफड़ा से होता है। आप नाक से सांस लेते हैं, नाक कुछ नहीं करता है। अगर नाक आपका नहीं भी रहेगा तो भी आप सांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नाक से सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते हैं, फेफड़ा से रहते हैं। यहाँ से फेफड़ा जो है ना आपका, इसी से सांस आप लेते हैं। फेफड़ा नहीं रहेगा तो सांस नहीं ले सकते हैं। ऑक्टोपस गिल से सांस लेता है। मच्छर हो गया, और मक्खी, कीट और कॉकरोच ट्रेकिया से लेता है। यह सब याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। मछली गल्फर और गिल से लेता है। शेर, सांप और पक्षी यह सब फेफड़ा से लेता है, मनुष्य की तरह। देखिए, फेफड़ा से कौन कौन लेता है, शेर, सांप, पक्षी, मानव। और ऑक्टोपस गिल से लेता है, और मछली भी गिल्स या गल्फर से लेता है। मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच ट्रेकिया से लेता है। यह तो 4-5 चीज है, आराम से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं। आगे आइए, कुछ श्वसन क्रिया, दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रिया क्या है, दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। कहेगा प्रश्वास श्वसन क्या है, बहुत आसान है। देखिए, क्रिया यहां लिख सकते हैं, प्रश्वास क्या है तो लिखिएगा श्वसन क्रिया। इस श्वसन और क्रिया दोनों साथे रहेगा। श्वसन क्रिया के दौरान हवा को नाक से होते हुए फेफड़े तक तो पहुंचाना एवं ऑक्सीजन का फेफड़े को दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। देखिए, प्रश्वास आपको समझ में नहीं आया हो तो हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका किसी का शरीर है, यह नाक है। यहाँ से जैसे हवा आप लिए, यहाँ आपका आया ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद यहाँ आपका आ गया स्वर नली में, स्वर नली के बाद ब्रोकाई में आया, ब्रोकाई से दोनों फेफड़ा में चल गया। यही एक फेफड़ा है, एक यह फेफड़ा है, दोनों फेफड़ा में हवा गया। यही फेफड़ा में जैसे ऑक्सीजन गया तो यहाँ फेफड़ा में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसके मदद से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास किसे कहते हैं, नाक के द्वारा जो हवा हम लेते हैं अंदर और फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा के दीवार में स्थित मतलब उपस्थित रहता है हेमोग्लोबिन। देखिए, नाक के रास्ते जो भी हम हवा लेते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ फेफड़ा में ब्रोकाई के बाद दोनों फेफड़ा में चल जाती है। यहाँ फेफड़ा के दीवार पर कौन सी उपस्थित होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यह क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर को पहुंचाने की काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्वास कहलाते हैं। ऑक्सीजन पूरे शरीर के ऑक्सीजन पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रश्वास कहते हैं। देखिए, क्या है शाब्दिक अर्थ, क्या कह सकते हैं, पूरे शरीर को ऑक्सीजन यानी O2 पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रश्वास कहेंगे। आराम से हम कह सकते हैं प्रश्वास कहेंगे, बस प्रश्वास कहते हैं। समझ गए, मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। अब पूरे शरीर में देखिए क्या होता है, हेमोग्लोबिन में मिलके जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है ना, O2 है, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब दोनों मिल जा रहा है तो इसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। याद रखिएगा, कहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहलाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एक और है इसमें उच्छ्वास, उच्छ्वास पढ़ेंगे आराम से, बहुत आसान है। देखिए, उच्छ्वास क्या है, इस पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। उच्छ्वास हम कहेंगे, इसको भी शॉर्ट में आप समझिए, पूरे शरीर से
पहले हवा ले लिए, हम क्या बताए थे कुछ ही देर पहले आपको बताए थे। देखिए हम पहले यह समझाते हैं, आपके शरीर में ग्लूकोज C6H12O6 रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके संपर्क में आता है तो ढेर सारा ऊर्जा बनाता है, प्लस CO2 बनाता है, प्लस H2O बनाता है। देखिए यह तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, यह तो ऊर्जा आप उपयोग कर लेते हैं, इसका तो कोई उपयोग है नहीं। जैसे ऑक्सीजन अंदर यह जाएगा तो CO2 बन जाएगा, तो इसको तो बाहर निकालना होगा, तो इसको तो हम अंदर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। इसको अंदर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास। लेकिन यह CO2 फालतू है, फिर इसको हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेके अपने फेफड़े तक आता है और इसको बाहर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। समझ में आ गया? अंदर करने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं और बाहर करने की प्रक्रिया को, पूरे शरीर से CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम पढ़ के आपको बताते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 मतलब निर्माण हो गया CO2 पुनः हीमोग्लोबिन से, मतलब पुनः यह जो CO2 है हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, मिलकर फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। सीधे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलता था ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते थे। इसके साथ यदि O2 मिलता था तो इसको हम कहते थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2 तो इसको कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इतना तो आप आराम से याद रख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये देखिए नोट में थोड़ा सा लिखा है, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को कहते हैं स्वेच्छोश्वास। स्वेच्छोश्वास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से आप दोनों संधि विच्छेद भी जानते होंगे तो मिलाकर लिख सकते हैं। आगे आप आइए, कुछ ही सवाल बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग यह चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, तभी छोड़ेंगे, बिना चैप्टर समाप्त किए हुए नहीं छोड़ेंगे। आज देखिए हम अब पहले पढ़ेंगे आप पौधा में पोषण। पौधा में पोषण पढ़ लेंगे थोड़ा सा है। देखिए पेड़ पौधा में अपनी श्वसन क्रिया पत्ती, तने और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, आप समझिए पेड़ पौधा में कहां से होता है पोषण, यह बताते हैं हम आपको। पेड़ पौधा मान लेते हैं यह गमला है, सुन लीजिए, यह मान लीजिए गमला है, यह गमला है, इसमें एक पेड़ लगा हुआ है, यह पेड़ लगा हुआ आपका लगा हुआ है। अब लगा हुआ है तो इसमें जो आप श्वसन की क्रिया करेंगे तो कहां से होगा, तो यहां से श्वसन की क्रिया होगा इस पेड़ पौधा में, यह पत्ती के माध्यम से होगा, यह तना के माध्यम से होगा, यह जड़ के माध्यम से, यह तीनों के माध्यम से श्वसन होगा। पेड़ पौधे में श्वसन कहां से होगा, पत्ती के माध्यम से होगा, तना के माध्यम से होगा, जड़ के माध्यम से। यही हम लिखा हुआ कहेगा पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है, तो आप एक लाइन में लिखिएगा, पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया पत्ती, तने और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम, छिद्र में भी कुछ कहते हैं। अब पत्ती में जो छिद्र होता है ना, मान लीजिए पत्ती है, आप पीपल के पत्ती देखिएगा ना, ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है, इसको सुखाकर उसको अगर साफ कीजिएगा ना तो यहाँ देखिएगा छोटा छोटा छिद्र रहता है, इसी छिद्र को रंध्र कहा जाता है। समझ गए, रंध्र कहा जाता है। और यह जो तना है, तना में भी एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं बात रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बात रंध्र। और पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उसको रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र के सहायता से पेड़ पौधा सांस लेता है और यही बात रंध्र के सहायता से पेड़ पौधा क्या लेता है, सांस लेता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधा सांस लेते हैं। तने में बात रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधा क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं। बता दिए, आपको पूछेगा तने में क्या पाया जाता है, तो कहिएगा बात रंध्र पाया जाता है। पत्ती में पत्ती में जो छेद होता है उसको क्या कहते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। इतना याद रखिए। जड़ों में मूल रोम के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जड़ में जो है मूल मूसला जड़ जिसको कहते हैं उसके द्वारा सांस लिया जाता है। पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया
बहुत मंद गति से होता है, यानी बहुत धीरे गति से होता है। पेड़ पौधा भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। श्वसन गैस का क्या होता है? परिवहन नहीं होता है। इसमें श्वसन का गैस का परिवहन नहीं होता। आगे हम परिवहन चैप्टर में पढ़ेंगे परिवहन किसका होता है, जल का होता है और भोजन का होता है। अब आप इसमें एक चीज और देख रहे हैं, पेड़ पौधा भी आप कह रहा है ऑक्सीजन लेता है। पेड़ पौधा आपको याद रखिएगा, जिस प्रकार से मनुष्य जीने के लिए ऑक्सीजन लेता है, उसी प्रकार पेड़ पौधा भी अपना श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन ही लेता है। वह सिर्फ भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये आपको हम कई बार बता दिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, नहीं तो वह भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे के नीचे रात में नहीं सोइए, नहीं तो वह भी ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर जाएगा तो हानिकारक होगा। इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ पौधा के अंदर नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं देता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा मनुष्य के तरह। यह बात समझ में आ गया है। तो अब जंतु में पोषण श्वसन थोड़ा सा समझ लेंगे, बस लास्ट ही होगा। बस देखिए, सूक्ष्म जीव, एक कोश के जीव में श्वसन, जैसे सूक्ष्म जीव के बारे में सोचेंगे, मनुष्य के बारे में तो श्वसन सब पढ़ लिए थे, मानव का श्वसन तंत्र भी देख लिए हैं, पौधे में श्वसन तंत्र देख लिए। अब सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो होता है ना, उसमें श्वसन कैसे होता है वह हम बताते हैं। सूक्ष्म जीव में श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। विसरण क्या है आप समझिए। जैसे तिल चट्टा आप ले लीजिए, तिल चट्टा किससे होता है? ट्रेकियास सांस लेता, ट्रेकियास हम याद करवाए थे अभी तुरंत, ट्रेकियास होता है। तिल चट्टा को जब उल्टा कर देखिएगा ना तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। इसी जो लाइन जो देख रहे हैं ना तिल चट्टा को, यही ट्रेकिया है, इसी से यह सांस लेता है। यह जो है तो बहुत बड़ा चीज है ना, ये तो हम सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। तो यह जो विसरण विधि से क्या होता है, यह सांस लेता है। कौन सी? एक कोशिका जीव। इसके बारे में तिलचट्टा को बारे में बताना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या कहें, सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह क्या होता है, विसरण विधि से अपना श्वसन क्रिया कहता है। देखिए विसरण का परिभाषा दिया, जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के और एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार कर के जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। मतलब विसरण कहने का मतलब है वैसा शरीर। देखिए सूक्ष्म जीव इस सब छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस का ऐसा होता है, उसका जो होता है झिल्ली जो होता है ना शरीर, ये अर्ध पारगम्य होता है। उसमें आवश्यक वस्तु कुछ अंदर जा सकता है, अनावश्यक वस्तु बाहर भी आ सकता है। उसी से वह सांस लेता है विसरण के द्वारा। मतलब उसका पूरे शरीर समझिए उसका विसरण के द्वारा उस सांस ले लेता है, कहीं से भी ले लेता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, यानी उसका जो शरीर होता है अर्ध परागम्य झिल्ली। अर्ध परागम्य झिल्ली मतलब होता है जैसे आपके शरीर भी देखिए पसीना बाहर आ जाता है, इसका मतलब छेद है, लेकिन ब्लड कभी बाहर आता है? ब्लड भी पूरे शरीर में नहीं आता है, तो यह अर्ध परागम्य झिल्ली कहलाएगा। लेकिन यहाँ कहने की बात यह है, विसरण मतलब विसरण विधि का मतलब होता है यह अपना पूरे शरीर के द्वारा कहीं से भी, क्योंकि इसका झिल्ली ही अर्ध परागम्य है, यह आवश्यक चीज यानी श्वसन को अंदर, आप ऑक्सीजन को अंदर कर सकता है। बैक्टीरिया, वायरस क्या करता है, विसरण के द्वारा अपना शोषण करता है। इतना आप याद रखेंगे। अब सबसे अंतिम सवाल है वही दहन और पोषण में, उसके बाद चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हम कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। कैसे? तो आपको यह याद होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO, यानी कार्बन और ऑक्साइड को मिला देंगे, एक रहेगा तो हम मोनो पढ़ते हैं, अगर 2 रहेगा तो इसको डाई पढ़ते हैं। तो देखो CO2 को कहते थे कार्बन डाइऑक्साइड और CO को कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब समझिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है कैसे, या पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों बोलते हैं। बस इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है और बोर्ड मेडल क्वेश्चन है, यह आपको पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए, 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आप देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया, यह जो CO है या हेमोग्लोबिन आपके खून में जिसके कारण लाल होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है, उससे अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। जैसे आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो वह आपके शरीर में क्या है, होमोग्लोबिन है, होमोग्लोबिन है तो जैसे जाएगा तो अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा, अम्ल का निर्माण कर लेगा और यह आपके शरीर की कोशिका तक को, आपके शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाने से रोकता है। अब समझिए, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा तो आपके शरीर में की कोशिका तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचाएगा, कौन, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो पहुंचाने का काम करता था ऑक्सीजन को, आप शोषण लेते थे तो वही आपका पूरे शरीर में पहुंचाता था। लेकिन जैसे ही यह CO आपके अंदर चल जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में चल जाएगा, तो हेमोग्लोबिन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा और आपके शरीर में ऑक्सीजन जाने ही नहीं देगा, रोकेगा, जिससे ऑक्सीजन के अभाव में कोई व्यक्ति को क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, जिसके कारण हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, प्राणघातक गैस कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आगे आइए, सबसे अंतिम में देखेंगे श्वसन और दहन में अंतर। यह आपको एग्जाम में, परीक्षा में पूछता है, इसीलिए यह हम लिए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। श्वसन आप जान रहे हैं, श्वसन यह क्रिया सजीवों में होता है, श्वसन कहीं निर्जीव में होगा, नहीं होगा। श्वसन एकदम होता है किसमें होता है, सजीव में होता है, जबकि यह क्रिया किसमें होता है, दहन निर्जीव में होता है, लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, निर्जीव में होता है। तो यह एक जैविक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है, यह याद कर लेंगे। यह शोषण जो है जीवों में अपना नियंत्रण प्रक्रम है। शोषण क्या है, आप सोए रहिए तब पर भी शोषण होगा, जागे रहिए सोप पर भी शोषण होगा, सांस आपका चलते रहेगा, लेकिन यह क्या है, अनियंत्रित प्रक्रिया है, जब आप चाहिएगा तब दहन कीजिएगा। समझ गए, शोषण मंद दहन का उदाहरण है। शोषण क्या है, मंद दहन का उदाहरण है, जबकि यह तीव्र दहन का उदाहरण। देखते हैं इसमें कितना आग हो जाता है, लेकिन शोषण लेते हैं तो आग होता है नहीं। तो समझिए, इतना चीज आप याद रखेंगे। तो यह चैप्टर बहुत छोटा था और छोटा ही चैप्टर में 2 बनाकर आपको पूरा समझा दिए हैं और यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया पूरी तरह से। अब कल से अगली चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो के समाप्त करता हूं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।